हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल यूपीएससी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो एवरीडे की तरह आज भी हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो आप लोग अंत तक बना रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं कि आज का आर्टिकल क्या बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला आज का सेशन। तो देखते हैं कि आज का पहला आर्टिकल क्या है। आज का पहला आर्टिकल है प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन कंटिन्यू मोर बीजेपी लीडर्स स्पीक आउट। तो यहाँ पे एक नया एक्ट आया है, नया कानून आया है यूजीसी, जिसको लेकर के क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि कानून क्या है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू अगेंस्ट यूजीसी न्यू इक्विटी रेगुलेशन अक्रॉस पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो यूजीसी की नई इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन जारी है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रदर्शन हो क्यों रहा है। तो एलिगेशन ऑफ बेसिस अगेंस्ट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है कि एलिगेशन क्या लगा है, आरोप क्या लगा है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ पक्षपात आरोप है। तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन है, हम लोग देखते हैं इक्विटी रेगुलेशन क्या है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन क्या है। तो इसका एम क्या है, प्रिवेंशन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो उद्देश्य इसका क्या है यूजीसी का कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना। प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट्स एंड रेडलेस। तो यूजीसी के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय पर लागू होनी चाहिए। एप्लीकेबल टू यूनिवर्सिटीज टू कॉलेज अंडर यूजीसी। तो शिकायत निवारण तंत्र का व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं इसका की क्या है कि इशू क्या, इसका मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा इसका क्या है। तो जाति यहाँ पे देखते हैं डिफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एलिजिबली एक्सक्लूड्स जनरल कैटेगरी। तो जातिगत भेदभाव की परिभाषा में जनरल कैटेगरी को बाहर रखने का आरोप है यूजीसी के ऊपर। तो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स रिमूव्ड फ्रॉम फाइनल इशू। तो यहाँ पे झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान हटाया गया है। तो फेयर ऑफ मिसयूज ऑफ रेगुलेशन, नियमों के दुरुपयोग की आशंका बताया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल रिएक्शन। इसका कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स दिए हैं, जैसे मायावती बीएसपी पार्टी से। तो ऑपोजिशन ड्राइवन बाय कास्टिस्ट माइंडसेट ऑफ सम जनरल कैटेगरी पीपुल। तो मायावती बोल रहे हैं कि कुछ जनरल कैटेगरी लोगों की जातिवादी सोच कारण की वजह से ये यूसीजी एक्ट है। उसके बाद है कलराज मिश्रा बीजेपी लीडर है। तो इसका कहना है कि रेगुलेशन आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बोला है। फॉल्स कंप्लेंट क्लाउज नीडेड एजुकेशन मिनिस्टर। अब यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, एस्यूड नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कास्ट। यहाँ पे कलराज मिश्र जो बीजेपी के लीडर है वो बोल रहे हैं कि नियम असंवैधानिक है, झूठी शिकायत पर प्रावधान जारी। तो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि किसी भी जाति के खिलाफ भेदभाव नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल के एंगल से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव का निषेध करता है, प्रोविजन रोक लगाता है। आर्टिकल 46 प्रोटेक्शन ऑफ SC ST OBC इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अनुच्छेद 46 जो है कि SC ST और OBC का संरक्षण करने की बात करता है। बैलेंस नीडेड बिटवीन सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी, यहाँ पे सामाजिक न्याय और समानता में संतुलन आवश्यक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका इम्प्लीकेशन, प्रभाव क्या है। तो प्रभाव देखते हैं कि इंक्रीज्ड कैंपस टेंशन, इंक्रीज कैंपस टेंशन, कैंपस तनाव में वृद्धि। ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, छात्रों और प्रशासन के बीच अविश्वास। नीड फॉर इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट इम्प्लीटेशन, तो समावेशी व पारदर्शी क्रियान्वयन की जरूरत। अब यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर देखते हैं यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से कि क्या रिलीवेंट है। तो यूजीसी इज स्टेचुरी बॉडी, ये याद रखना है। यूजीसी क्या है, स्टेचुरी बॉडी। हम लोग बताएं कि स्टेचुरी बॉडी क्या होता है, जो संविधान की आर्टिकल से नहीं बनाया जाता, जिसको
एक एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है, संसद पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। ये भी बताया था स्टैच्यूटरी बॉडी जो होता है ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें चेंजेबल चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होता है उसको क्या होता है, उसमें रिफॉर्म करने में, चेंज करने में क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यूजीसी क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो ये याद रखना, यूजीसी इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी याद रखना कि यूजीसी क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। दूसरी बात याद रखना कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो यूजीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। याद रखना है कि इक्विटी रेगुलेशन टेलरेट टू एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क, तो इक्विटी रेगुलेशन भेदभाव विरोधी तंत्र, अर्लियर 2012 रेगुलेशन फोकस्ड ऑन SC/ST कंप्लेंट, तो 2012 नियम मुख्यतः SC/ST शिकायतों पर केंद्रित। अब हम लोग देखते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्री के पर्सपेक्टिव से देख लिया, मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इशू रिफ्लेक्ट्स टेंशन बिटवीन अफर्मेटिव एक्शन एंड इक्वेलिटी, तो यह मुद्दा आरक्षण व समानता के बीच संतुलन को क्या करता है, दर्शाता है। क्या चीज़ करता है यह मुद्दा, आरक्षण समानता के बीच संतुलन को दर्शाता है। नीड सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज विदाउट डायलेटिंग सोशल जस्टिस, तो सामाजिक न्याय कमजोर किए बिना दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था बताया जा रहा है। मेंस की पर्सपेक्टिव से है। वे फॉरवर्ड स्टेक होल्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर डिफिनेशन रिव्यू मैकेनिज्म, तो आगे का राह क्या बताया गया है, वे फॉरवर्ड क्या है कि स्टेक होल्डर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर डिफिनेशन रिव्यू मैकेनिज्म, आगे का क्या है, परामर्श स्पष्ट परिभाषाएं समीक्षा तंत्र। ये प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि राजस्थान बजट सेशन बिंग्स एम्ड प्रोटेस्ट बाय कांग्रेस MLA अगेंस्ट न्यू वेरिएशन ऑफ MG नरेगा, तो यहाँ पे राजस्थान का जो है, राजस्थान लेजिस्लेटिव में बजट सेशन के टाइम MLA कांग्रेस MLA द्वारा क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। तो यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के, तो रीजन क्या है, अगेंस्ट न्यू वेरिएशन ऑफ MG नरेगा को लेकर। तो हम लोग समझेंगे MG नरेगा क्या है, ये समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो MG नरेगा क्या है, हम लोग देखते हैं, न्यूज देखते हैं कि राजस्थान बजट सेशन बिगेन एम्ड प्रोटेस्ट बाय कांग्रेस MLA, तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कांग्रेस विधायकों के बीच शुरू हुआ। प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट न्यू वेरिएशन ऑफ MG नरेगा, तो विरोध का कारण क्या है, MG नरेगा का नया संस्करण, ये याद रखना है। अब इसका क्या है, बैकग्राउंड डेटा क्या है, इसका बैकग्राउंड है प्रोटेस्ट लीड व लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली, तो विरोध का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया। डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड आउटसाइड राजस्थान असेंबली, तो राजस्थान विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। गवर्नर हरिभाऊ बगडे डिलीवर्ड कस्टमर एड्रेस, तो राज्यपाल हरिभाऊ बगडे ने परंपरागत अभिभाषण दिया है। तो व्हाट इज MG नरेगा, अब MG नरेगा क्या है ये हम लोगों को समझना है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, तो MG नरेगा क्या है कि महात्मा गांधी गारंटी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये MG नरेगा का फुल फॉर्म है। MG नरेगा भी क्या है, यही तो याद रखना है, गारंटी एक्ट 2005। तो गारंटी 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स, तो ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना। राइट बेस्ड वेलफेयर प्रोग्राम, तो अधिकार किस चीज़ पर आधारित है, कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित, याद रखना। न्यू स्कीम क्या है, इसमें कंट्रोवर्सी, नया विवाद इसमें क्या है, न्यू कंट्रोवर्सी, न्यू स्कीम को लेकर के क्या कंट्रोवर्सी है, तो न्यू वेरिएशन नेम्ड विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण WB ग्राम जी, तो यहाँ पे समझेंगे विवाद क्यों है नए स्कीम को लेकर के। तो विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, कांग्रेस का आरोप, इससे MG नरेगा की आधार पर आधारित प्रकृति कमजोर होगी। अब हम लोग समझेंगे कि इनके प्रमुख युद्ध क्या है, इशू इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इशू इन्वॉल्व है, क्या क्या मुद्दे इन्वॉल्व है, ये देखेंगे। तो
वर्सेस रिफॉर्म डिबेट, तो कल्याण बनाम सुधार की बहस हो रही है। सेंट्रल स्कीम वर्सेस स्टेट इम्प्लीमेंटेशन, केंद्रीय योजना और राज्य क्रियान्वयन। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी ऑफ रूरल पुअर, ग्रामीण गरीबों की रोजगार सुरक्षा। ये सारे चीज़ को लेकर के क्या ये प्रमुख मुद्दे हैं जिस पे क्या डिबेट हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी एंगल से देखेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी का एंगल से देखेंगे क्या है, तो आर्टिकल 41, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, तो डीपीएसपी के अंतर्गत तो आर्टिकल 41 जो है तो ये हमें क्या चीज़ देता है, कार्य का अधिकार देता है, राइट टू वर्क, रोल ऑफ स्टेट इन इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल स्कीम, तो केंद्रीय योजनाओं में राज्यों की भूमिका, फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन, संघवाद और केंद्र राज्य संबंध। अब संघवाद क्या था, फेडरलिज्म यहाँ पे समझेंगे, जहाँ पे केंद्र के पास अलग पावर है, केंद्र के पास अलग पावर, स्टेट के पास अलग पावर है, दोनों का क्या अपना अपना पावर है, दूसरा किसी में हस्तक्षेप नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। अब लोग हम देखेंगे यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर, प्रीलिम्स से रिलेटेड देखेंगे, एमजी नरेगा, नेम ड्रेवन, वेजेज लिंक टू मिनिमम वेज, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट, तो ये देखेंगे एमजी नरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, ये याद रखना है कि ये एमजी नरेगा जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये प्री में पूछा जाता है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अभी इससे पढ़े भी एक मंत्रालय के बारे में पढ़े हैं, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है वो। तो एमजी नरेगा की मांग आधारित योजना मजदूरी न्यूनतम वेतन से जुड़ी मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी मेंस रिलीवेंस से देखेंगे, मेंस रिलीवेंस से क्या है, तो यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स, फेडरलिज्म एंड रोल ऑफ अपोजिशन, एम्प्लॉयमेंट, जीएस पेपर 3 के लिए एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, रूरल इकोनॉमी, क्या है ये मेंस की रिलीवेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम लोग कि मॉडल मेंस क्वेश्चन, जैसे डिस्कस द कंसर्न रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ एमजी नरेगा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, एमजी नरेगा में किए जा रहे बदलावों से जुड़ी चिंता और ग्रामीण रोजगार सुरक्षा पर उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए, ये मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करके टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा मेंशन रेटिंग करके। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है एक्टिविस्ट एलिक्स मास किलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन तेलंगाना। अब तेलंगाना में स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ता की बड़े पैमाने पर किलिंग मारा जा रहा है, ये है। तो ये मारा जा रहा है, तो क्यों मारा जा रहा है ये हम लोग देखेंगे। समाचार में न्यूज में क्या है, न्यूज में है एलिगेशन ऑफ मास किलिंग्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन थ्रीमपल्ली विलेज, नगर कुरनूल, तेलंगाना। तो तेलंगाना में नगर कुरनूल में एक गांव है थिम्मापलाई, तो यहाँ पे क्या है थिमाईपल्ली, तो यहाँ पे कुत्ता को मारने का, आवारा कुत्ता को मारने का क्या एलिगेशन, आरोप लगा है। तो कंप्लेंट फाइल्ड बाय एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, तो पशु अधिकार कार्यकर्ता द्वारा शिकायत किया गया है। पुलिस रजिस्टर अ केस, 10-15 केसेस रिकवर्ड एलिगेशन अप टू 100 डे, तो पुलिस ने मामला दर्ज किया, 10 से 15 सब मिले आरोप, लगभग 100 कुत्तों का। यहाँ पे पुलिस ने मामला दर्ज किया, कितने सब मिले, 10 से 15 कुत्ते के सब मिले आरोप, लगभग 100 कुत्तों का। आरोप कितना कुत्तों का लगा कि 100 स्ट्रे डॉग्स का। तो हम लोग समझ गए स्ट्रे डॉग्स क्या होते हैं, आवारे कुत्ते जिसको लोग पालते नहीं है, इधर उधर करते रहते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे इशू इन्वॉल्व, संबंधित मुद्दा का क्या है, तो एनिमल क्रूएलिटी एंड इलीगल किलिंग, पशुओं के प्रति क्रूरता, स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन मैनेजमेंट, आवारा कुत्तों का प्रबंधन, पब्लिक हेल्थ वर्सेस एनिमल वेलफेयर डिबेट, जन स्वास्थ्य बनाम पशु कल्याण, इम्प्लीमेंटेशन गैप इन एनिमल प्रोटेक्शन लॉ, पशु संरक्षण कानूनों के क्रियान्वयन में कमी,
ये सारी चीज़ क्या है, संबंधित मुद्दे हैं, रिलेटेड है किससे, स्ट्रे डॉग से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए क्या है, अधिनियम बनाया गया है, एक्ट क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। आईपीसी सेक्शन 429 मिस चीफ बाय किलिंग एनिमल्स। आईपीसी धारा 29 के तहत पशु की हत्या द्वारा नुकसान। आर्टिकल 51A क्लोज जी फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट लिविंग क्रिएटर्स। अनुच्छेद 51A क्लोज जी के तहत जीवों के प्रति करुणा का कर्तव्य। एबीसी रूल्स 2023 ह्यूमन स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन कंट्रोल। एबीसी नियम 2023 के तहत मानवीय तरीके से नसबंदी व टीकाकरण। तो ये सारी चीज़ क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। अब हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशन इनबोर्ड, संबंधित संस्थाएं। तो इनमें क्या क्या कौन कौन सी संस्थाएं संबंधित है, तो स्टेट पुलिस, लोकल पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एनजीओ एंड एनिमल्स राइट्स ग्रुप। तो राज्य पुलिस इसमें शामिल है, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, गैर सरकारी संगठन शामिल है। अब चैलेंजेस क्या क्या है, तो चैलेंजेस है विजिलेंट एक्शन अगेंस्ट स्ट्रे डॉग्स, विजिलेंट एक्शन स्ट्रे डॉग्स, तो आवारा कुत्तों के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाई। पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ एबीसी रूल्स, एबीसी नियमों का कमजोर पालन, सही से पालन नहीं है, कमजोर पालन से। तो फेयर ऑफ डॉग अटैक्स एंड रेबीज, तो रेबीज व कुत्तों के हमले का डर। लैक ऑफ अवेयरनेस एमोंग लोकल बॉडीज, तो स्थानीय प्रशासन में जागरूकता की कमी। ये सारी चीज़ याद रखेगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो वे फॉरवर्ड क्या है, इसमें वे फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एनिमल्स प्रोटेक्शन लॉ, स्ट्रेसनिंग एबीसी प्लस एंटी रेबीज प्रोग्राम्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटीज, पशु संरक्षण कानूनों का सख्त पालन होनी चाहिए, नसबंदी एवं एंटी रेबीज कार्यक्रम मजबूत करना चाहिए। अब यहाँ पे एंटी रेबीज क्या होता है, एंटी रेबीज या तो कुत्तों के काटने से जो रेबीज फैलता है तो इनके लिए एक टीका लगनी चाहिए, इसे वैक्सीन लगनी चाहिए जिससे ये रेबीज ना फैले, इस पे ध्यान देनी चाहिए। सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, स्थानीय निकायों की जवाबदेही होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के एंगल से, तो पॉसिबल क्वेश्चन, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट प्रोविजन। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट प्रोविजंस, फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड एनिमल्स, एबीसी रूल्स। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, हम लोग एबीसी रूल्स क्या है पढ़ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स इनके एंड इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी। ये सारी चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं यूपीएससी मेंस से रिलेटेड क्या है, हाउ शुड द स्टेट बैलेंस पब्लिक सेफ्टी एंड एनिमल्स वेलफेयर इन अर्बन रूरल इंडिया। ये मेंस जीएस पेपर 2 एंड 4 से रिलेटेड है। अब देखते हैं एथिक्स के लिए भी ये रिलेटेड है कि कॉम्पेंशन रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि कैन द ईडी फाइल रीट पिटीशन बिफोर कोर्ट्स। क्या ईडी जो है रीट याचिका कोर्ट में दे सकता है। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि ईडी क्या है, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं ईडी के बारे में। अब यहाँ पे रीट पिटीशन भी समझेंगे, ईडी के साथ रीट पिटीशन समझेंगे। दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो देखते हैं हम लोग कि क्या है ये किस किस चीज़ को लेकर के इम्पोर्टेंट रिलीवेंस है, कि प्रीलिम्स मेंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड होगा। तो हम लोग समझते हैं कि क्या है कि यहाँ पे इशू क्या है, मुद्दा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जामाइन वेदर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कैन फाइल रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल
226/32 क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे जांच कर रहा है कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो आर्टिकल 226/32 के तहत याचिका रिट पिटीशन कोर्ट में डाल सकता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इशू अरोज फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु। तो ये इशू मुद्दा कहाँ से रिलीज हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ ओरिजिन है, तो केरला एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो चैलेंज टू ईडी लोकस स्टैंडी। तो हम लोग समझेंगे सुप्रीम कोर्ट यह संरचना कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यह जांच कर रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अनुच्छेद 226/32 के तहत रीट याचिका दायर कर सकता है। अब रीट याचिका क्या होता है हम लोग ये समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि रीट याचिका क्या होता है। रीट याचिका एक ऐसा पिटीशन है अगर कानून मौलिक अधिकारों की हनन हो, उल्लंघन हो, तो आप सरकार के खिलाफ गैर कानूनी कार्य को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप रीट याचिका कर सकते हैं। तो रीट याचिका सिर्फ कहाँ पे होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में ही होता है, ये भी याद रखिएगा। यह विवाद केरल और तमिलनाडु सरकार की चुनौती से उत्पन्न हुआ है। ये इशू है, मुद्दा है न्यूज का। तो व्हाट इज रीट? रीट क्या हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, इलीगलिटी ऑफ स्टेट एक्शन 5 तो ये रीट कितने प्रकार के, पहले हम लोग समझ लेते हैं रीट क्या है। तो रीट संविधान द्वारा प्रदत्त उपाय है जो मौलिक अधिकारों एवं संवैधानिकता की रक्षा करते हैं, ये याद रखिएगा, अभी हम बताए हैं पहले भी। तो रीट कितने 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशंस, क्रेटोरियटी, क्यो वारंटो। तो सभी का क्या है, अपना अपना काम अलग अलग है। रीट के जितने भी टाइप्स है सब अलग अलग फंक्शन पे बेस्ड आधारित है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स वाइडर स्कोप। तो आर्टिकल 32 के तहत आप फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप रीट पिटीशन कर सकते हैं। अब रीट जुरिडिक्शन इज जनरली फॉर सिटीजन्स नॉट स्टेट इंस्ट्रूमेंटलाइटीज। तो सामान्यतः रीट अधिकार नागरिकों के लिए होता है, न कि राज्य एजेंसियों के लिए। यह याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि रीट जो है, रीट अधिकार ये नागरिकों के लिए होता है, न कि राज्य एजेंसी के लिए। तो ईडी तो एजेंसी है, ईडी तो नागरिक है नहीं, एजेंसी है। तो यहाँ पे ये रीट किसके लिए है, नागरिकों के लिए है, न कि राज्य एजेंसी के लिए। याद रखिएगा, टर्मिनेट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं ईडी लीगल स्टेटस। ईडी का लीगल स्टेटस क्या है ये देखेंगे। ईडी इज क्रिएटेड अंडर। तो ईडी का गठन किसके अंतर्गत हुआ है, तो पीएमएलए एक्ट हम लोग पढ़े हैं, रिवीजन हो रहा है। पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो फेमा के अंतर्गत 1999। उसके बाद ईडी इज नॉट अ जुरिस्डिक्स पर्सन। ईडी कानूनी व्यक्ति नहीं है। ईडी क्या है, एजेंसी या कानूनी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये प्रोविज़न जो दिया गया है रीट के लिए, आर्टिकल जो है, यह सिर्फ किस पे लग सकता है, नागरिकों की रक्षा के लिए, न कि सरकार की एजेंसियों के लिए। तो फंक्शन एज एन आर्म ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यह केंद्र सरकार की एक शाखा के रूप में कार्य करता है। कौन, ईडी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, केरला एंड तमिलनाडु आर्गुमेंट क्या, केरल और तमिलनाडु का तर्क क्या है ये देखेंगे। ईडी लैक्स लोकस स्टैंडी टू फाइल रीट पिटीशन। ईडी के पास रीट दायर करने का अधिकार नहीं है, ये याद रखिएगा। अ डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट स्यू अ स्टेट विया रीट। केंद्र का विभाग राज्य के खिलाफ रीट नहीं दायर कर सकता है। सच डिस्प्यूट फॉल अंडर आर्टिकल 131 सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। यह मामला अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य विवाद के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल पॉइंट्स। तो हाई कोर्ट रूलिंग्स, तो हाई कोर्ट रूलिंग्स, हाई कोर्ट का रूल क्या है, नियम क्या, केरला हाई कोर्ट सिंगल जज एलोड ईडी रीट। तो केरल हाई कोर्ट जो है एक फीट जज है, ईडी की रीट स्वीकार की। ईडी की रीट क्या किया, स्वीकार किया। जो कि यहाँ पे अभी क्या हम लोग पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक क्या है कि ईडी सिर्फ किसके लिए बना है, ईडी
नागरिकों की फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए बना है, किसी सरकार की एजेंसियों के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर केरल हाई कोर्ट जो है ईडी की रीट स्वीकार किया है। बाद में यहाँ पे देते हैं लेटरल डिवीजन बेंच क्वेश्चन ईडी जुरिडिक्शंस एंड कैपेसिटी। तो बाद में द्वैध पीठ ने अधिकारित पर सवाल उठाया, किस पर? ईडी पर, ये याचिका पर। तो मद्रास हाई कोर्ट सपोर्टेड केरलाज स्टैंड। तो मद्रास हाई कोर्ट ने केरल के पक्ष का समर्थन किया। ये किसका है? हाई कोर्ट रूलिंग्स। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट रूल। अब सुप्रीम कोर्ट का रूल्स क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एडमिटेड पिटीशन ड्यू टू फेडरलिज्म कंसर्न। तो संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार किया। याद रखिएगा कि संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार किया। अब क्या है यहाँ पे समझेंगे कि संघीय ढांचे क्या है। यहाँ पे प्रोविजन भी है कि अगर सेंटर अगर यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो अगर स्टेट का कोई विवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, मामला को एक्सेप्ट रिसॉल्व करेंगे। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट एडमिटेड पिटीशन ड्यू टू फेडरलिज्म कंसर्न, संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्या किया, स्वीकार की। वेदर ईडी कैन बी ट्रीटेड एज अ लीगल एंटिटी, क्या ईडी को कानूनी इकाई माना जा सकता है। यहाँ पे वेदर रीट जुरिडिक्शन इज मिसयूज बाय स्टैच्यूटरी बॉडीज, क्या वैधानिक संस्थाएं रीट अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, भूमिका है। अब आगे हम लोग देखते हैं फेडरलिज्म एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। ये क्या है, फेडरलिज्म की एंगल से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो हम लोग समझते हैं। तो केस इम्पैक्ट सेंटर स्टेट्स पावर बैलेंस, यह मामला केंद्र राज्य शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। यहाँ पे है भी अगर कोई अगर सेंटर और स्टेट में कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे, अगर स्टेट में कोई विवाद है तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामला को क्या किए, एक्सेप्ट किए, एडमिट किए। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सेसिव ईडी पावर्स। तो यहाँ पे देखेंगे ईडी की अत्यधिक शक्तियाँ क्या है कि अंडरमाइन स्टेट एटोनॉमी, राज्य स्वायत्तता को कमजोर कर रही है। अब राज्य स्वायत्तता क्या होता है, स्टेट एटोनॉमी क्या है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, हम लोग को पता है इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों के पास अपना अपना पावर होता है, एटोनॉमी पावर होता है। अब एटोनॉमी पावर मतलब क्या होता है कि सेल्फ डिफेंस, सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ गवर्न, खुद के लिए कानून बना सकता है, राज्य के लिए खुद लागू कर सकता है, ये भी है। स्टेट इसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्टेट एटोनॉमी, यहाँ पे राज्य स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है। पॉलिटिक्स इन्वेस्टिगेट एजेंसी, तो यहाँ पे जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर सकती है। ये क्या है, फेडरलिज्म एंगल से हम लोग देखे हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से। अब हम लोग यहाँ देखें पॉसिबल इम्प्लीकेशन। तो इफ़ ईडी बैरिड फ्रॉम फाइलिंग रीट्स, यदि ईडी को रीट से रोका गया तो मस्ट रिले ऑन यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर निर्भरता बढ़ेगी। स्ट्रेंथनेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद मजबूत होगा। क्या मजबूत होगा, सहकारी संघवाद क्या होगा, मजबूत होगा। क्लैरिफाइज लिमिट्स ऑन स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज पावर, वैधानिक संस्थाओं की शक्तियों की सीमा स्पष्ट होगी। तो यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंटर है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे क्या है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि ईडी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईडी क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है, समझते हैं हम लोग। तो स्टैच्यूटरी बॉडी होता है जिसको पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव द्वारा एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, जिसको संविधान की ही किसी कानून के द्वारा बनाया जाता है। तो ईडी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज स्टैच्यूटरी बॉडी। आर्टिकल 131 सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, तो अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य विवाद। अब ईडी नॉट इजकल टू जुरिस्टिक्स पर्सन, ईडी क्या है, कानूनी व्यक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ पर जो कानून है
रीट को लेकर के रीट पिटीशन सिर्फ नागरिक जारी कर सकता है, ना कि सरकार एजेंसी। इसलिए यहाँ पे समझेंगे ईडी नॉट इक्वल टू कानूनी व्यक्ति। ईडी कानूनी व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई मामला क्यों है यहाँ पे स्टेट को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामला को सुनेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव से मेंस आंसर राइटिंग एडिशन कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड है मेंस आंसर राइटिंग के लिए लोकस स्टैंडी, जुरिस्टिक्स पर्सनैलिटी, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेचरी, ओवर रीच, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्वेट्स देखते हैं ऐसे के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एटोनॉमी मस्ट ऑपरेट विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो द केस विल बी डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया। यह मामला भारत में जांच एजेंसियों की संवैधानिक सीमा तय करेगी। यह मामला भारत में जांच एजेंसियों की संवैधानिक सीमाएं तय करेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।